ये प्रेम करना मुश्किल नहीं होता है, प्रेम को जाहिर करना मुश्किल होता है। प्रेम तो हो जाता है। यानी साइकिल की चेन कहानी 1999 से लेकर 2004 के बीच की कहानी शुरू होती है 99 से। लेकिन जी। इसे लिखा मैंने 2019 में है ना। तो अब 2019 में जो पाठक पढ़ रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि 1999 से 2004 के बीच में दुनिया, भारत कैसी थी, कैसा था, और जिस परिवेश की जहाँ जहाँ ये कहानी ले जाती है पात्रों को, राहुल और अंजलि को, मसलन पटना, गया, आरा, दिल्ली, बेंगलोर, शिमला, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो उन जगहों पर क्या था। इस किताब को लिखते वक्त में रोया, लिखने के बाद आखिरी पूर्ण विराम देने के वक्त भी रोया, उसके बाद जब जब पढ़ा दूसरे संस्करण के लिए या तीसरे संस्करण की जो तैयारियां चल रही हैं उसके लिए, उस वक्त भी रोया। कहते हैं ना कि एक ताजमहल हर कोई अपने दिल में है बसाए, कोई तो बना पाए, कोई न बना पाए। बड़े भाई की अहमियत क्या होती है लाइफ? एक समय के बाद बड़े भाई की अहमियत ना पिता से भी ज्यादा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात, हाथी जो है उन दिनों रहता होगा उस समाज में, लोग रखते होंगे अपने बीच, रखते होंगे, ऐसा नहीं है। नदियां भी होंगी, झरने भी होंगे, कल कल करते होंगे, बच्चे खेलते होंगे, बच्चे दूसरों के घर में जाकर खेलते होंगे। आज के दौर में हम पड़ोस में नहीं जाते, उस समय होता होगा गांव में इकट्ठे एक घर पर आकर खेलते होंगे और पूरे गांव में एक ही मास्टर जी होते होंगे। ये सब होती होंगी चीजें। कि मैं कहूँगा कि वो दृश्य जो है, मैंने ये मान लिया था कि मैं ही राहुल हूँ और मैं इस अंजलि से लगभग आखिरी बार मिल रहा हूँ, और वो नहीं जाना चाहती थी मुझे छोड़कर। मैंने निर्णय लिया था कि मैं उसे छोड़ दूँ, और वो कितना पेनफुल हुआ। तो ये चीज़ें बड़ी रुमानी लगती हैं। यार हम दोनों ही अपने घर के बड़े लड़के हैं और घर की जिम्मेदारी है। माता पिता, भाई बहन, इन सब की उम्मीदें हमसे बंधी है। ये बातें हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाएंगी। बदनामी होगी सो अलग। यहाँ पे आपने ये कहा, फिर आपने एक जगह बोला कि मजनू नक्षत्र में पैदा हुआ। तो प्यार को मुकम्मल होना ही अपने आप में एक समझने की चीज। क्या विवाह हो जाने को आप मुकम्मल होना कहें, या बड़े अच्छे रिश्ते बना करके अलग हो करके भी एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना को मुकम्मल कहेंगे, या अलग हो करके एक दूसरे के बारे में बुरा कह कर को आप मुकम्मल कहेंगे। वो डिपेंड करता है आपकी डेफिनेशन क्या है। आपकी डेफिनेशन क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट आशुतोष द इनविजिबल मिडिल के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ साइकिल की चेन और पेपर बोट के राइटर हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये वातावरण में बाहर बैठकर शूट करने का प्लान हुआ, क्योंकि जब हम किसी किताब के बारे में पढ़ते हैं, कहानी के बारे में पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में वो चित्र पुनः जागृत हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। जब मैंने इस किताब को पढ़ी, जब इस उपन्यास को मैंने पढ़ा था, तो ये पहला उपन्यास था मेरे जीवन का जो मैंने उठाकर पूरा फिनिश किया, कवर टू कवर पढ़ा। और पढ़ना एक्चुअली मैंने यहीं से शुरू किया, इसलिए मेरे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव हो जाता है ये पुस्तक पढ़ना, ये उपन्यास पढ़ना। और अमृतेश जी वो राइटर हैं जिनका उपन्यास मैंने पूरा पढ़ के सर एंड टू एंड ख़त्म किया, और यहाँ से मेरी बुक रीडिंग की जर्नी शुरू हुई। बहुत खुशी ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बताना, क्योंकि मेरी पूरी जर्नी में ये ओहदा अब आपका जो बन गया है ना, कि इसके वजह से फिर मैंने बाकी चीज़ें करनी शुरू की। पुस्तकों से मुझे प्रेम नहीं था पहले, और मैं पढ़ता नहीं था। गोदान मैंने प्रेमचंद जी की खरीदी थी, और वो गोदान अभी तक बुक शेल्फ पे पड़ी हुई है। मैं पढ़ नहीं पाया, हालांकि मैंने उसे देख लिया। वो अवेलेबल था शो के माध्यम से, तो यूट्यूब पर मैंने देखा पूरा, लेकिन पढ़ नहीं पाया। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, नहीं तो सोने का मन करता है, या फिर आप उब जाते हैं एक दो पेज पढ़ने के बाद। इनिशियल रीडर्स का तो यही हाल रहता है। लेकिन फिर भी मैंने ये बुक जब उठाई, तो
एक पेज पढ़ने के बाद दूसरा पेज पढ़ने से मैं खुद को रोक नहीं पाया, और इस सिलसिले में एंड टू एंड मैं पूरी किताब को पढ़ गया, और इस पुस्तक को पढ़ के मैं बहुत रोया भी हूँ। तो आप जब किरदारों से, कहानियों से जुड़ जाते हैं तो बुक, उस दिन मैंने सीखा एक चीज़ की किताब कैसे आपको अपनी आप तरफ खींचती है। लोग कहते थे कि बुक्स ना बुलाती हैं आपको कि आओ मुझे पढ़िए, या किरदार आपको आवाज़ देते हैं। तो वो चीज़ मैंने इस किताब के माध्यम से देखी। तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपके साथ बैठना, उस राइटर के साथ बैठना जहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया, और ख़ासकर बाहर इस माहौल में बैठना, क्योंकि ये अपने आप में, हम लोधी गार्डन में बैठे हैं, ये एक धरोहर है, और ये भी मेरे लिए धरोहर है, आप भी देश के धरोहर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप भी धरोहर हैं। इस देश का हर नागरिक इस देश का धरोहर है हाँ। है ना। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज ये पॉडकास्ट रखा है, और बहुत खुशी हुई जानकर कि मेरी साइकिल की चेन आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली पहली किताब है। हाँ, और वो भी एक सिटिंग में, तो एक लेखक के लिए बड़ी सुखद हो बात जाती है। नहीं सर, जहाँ से भी मैंने यूट्यूब पे और भी लोगों को सुना पढ़ा, तो उन लोगों ने भी इस किताब की बहुत सराहना की, और ख़ुद भी जब मैंने इसे पढ़ा मुझे ऐसा लगा कि इस किताब में जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, राहुल श्रीवास्तव, अंजलि शर्मा जो किरदार है, अमित का किरदार है, ये सारे किरदार कहीं ना कहीं हमको जोड़ते हैं, क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड से आए हैं। लगभग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। यहाँ पे भी उस लड़के की कहानी है, वो भी जूझ रहा है, या कहिए कि वो भी कश्मकश में है, वो अपोह की स्थिति में है, घर को भी देखना है, बाहर भी देखना है, प्रेम भी संभालना है, प्लस जिस बैकग्राउंड से आ रहा है, बिहार से ऐसे बैकग्राउंड से होने के बाद जब आप घर के बड़े बेटे हैं उसमें अपने आप को संभालना, और अंततः देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। हालांकि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक कल्पना है, ऐसा मानना बहुत मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, आखिरी जो सवाल है कि ये कल्पना है, ये मानना बहुत मुश्किल है। और मैं बताना चाहूँगा, मैं मतलब लगभग जितने भी पाठकों ने मुझे अभी तक रीच किया है, और उन्होंने, कईयों ने तो ये सवाल किया है, सर अंजलि अभी कहाँ है। कईयों ने कहा है, सर आपने अपना नाम राहुल कैसे कर लिया। तो ऐसे सवाल आते हैं, और मैं समझता हूँ ऐसे सवाल आने भी चाहिए एक लेखक की लेखनी के ऊपर, जहाँ पाठकों को लगे कि पात्र सजीव है। और अपने अनुभव से बताना चाहूँगा कि पात्रों में सजीवता तब आती है जब आप उस पात्र को लिखते वक्त, एटलीस्ट कम से कम लिखते वक्त आत्मसात कर लें। मसलन मैंने अगर राहुल लिखा है तो मैं ही राहुल हूँ। अगर मैं मूवी देखने नहीं जा पा रहा हूँ किसी कारणवश से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो मैं ही वो राहुल हूँ। और जब आप उस स्थिति में, भले ही आपने व्यक्तिगत वास्तविक जीवन में आए हो या ना आए हो, लेकिन जब आप लिखते समय अपने आप को वहाँ पर महसूस करने की कोशिश करेंगे, तब आपके जो भी संवाद होंगे, जो भी डायलॉग होंगे, या जो भी आपका रिएक्शन होगा, इवन जो आपके बॉडी एक्सप्रेशंस होंगे, जो मैंने इन कहानियों में लिखा भी है, वो बिल्कुल नैसर्गिक होगा और नियर टू रियलिटी होगी। और पाठक जब पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से वो कल्पना की चीज़ भी अगर बैठने पढ़ते तो उन्हें चाहिए कि ये कितना वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। तो मेरी कोशिश यही रही है कि मैंने पात्रों को पेज नंबर 1 से ही, साइकिल की चेन उतरने से ही आखिरी तक, चाहे वो अमित हो, असलम हो, चचा जी हो, या राहुल के पिता हो, या फिर अंजलि की माँ ही क्यों ना हो, मैंने हर पात्र को सजीव रखने की कोशिश की है इसमें। और जब आप सजीव रखते हैं, जैसे सब मान ले मैं आपसे परिचित हूँ, तो आपसे जो मेरा रिलेशन है ये एक सजीवता का रिलेशन है। तो जब सजीवता होती है तब भावनाएं आती हैं। तो पात्रों में सजीवता लाने पर वो भावनाएं आती हैं, और जब वो भावनाएं सजीव, लगभग सजीव सी होती हैं, तो जो पाठक होंगे वो उस पात्र के साथ रोएंगे, उस पात्र के साथ हंसेंगे। और आपने जो कहा ना कि आप भी रोए थे, मैं अभी भी सिहर जाता हूँ कि
इस किताब को लिखते वक्त में रोया, लिखने के बाद आखिरी पूर्ण विराम देने के वक्त भी रोया, उसके बाद जब जब पढ़ा हूँ दूसरे संस्करण के लिए या तीसरे संस्करण की जो तैयारियां चल रही हैं उसके लिए, उस वक्त भी रोया। और मज़े की बात है कि जब इस कहानी को कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स के सामने मैं बता रहा था तो बताते बताते भी मेरी आंखों में आंसू थे। ये मतलब वास्तविकता बता रहा हूँ, आप कई लोग इसे हास्यास्पद भी कह सकते हैं, लेकिन जब एक लेखक के लिए उसके पात्र इतने करीब होते हैं ना तो उसे हमेशा अपने पास रखता है। सर, आपने ओस की बूंदों के लिए एक बात कही थी, हाँ मैं चाहूँगा एक बार आप मुझे फिर बताएं ताकि वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए और जीवित आनंद काल के लिए रिकॉर्ड होके मेरे पास रहे और लोग भी सुने। देखिए कैसे आपने घास में, बूंद में, इस वातावरण में भी किरदार ढूंढ लिए, मैं उस बात से हैरान हो गया। देखिए हम सब ना मतलब बड़े ही क्षण भंगुर से हैं। जितनी उम्र इस ओस की बूंदों की है ना, घास पर आए इस ओस की बूंदों की, उस लगभग उतना ही हमारा है। मतलब टाइम पीरियड अलग अलग हो जाते हैं, वो आप समझते हैं जी, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन आप ये समझे कि इन ओस की बूंदें जो आ रही हैं इन घासों पर, ये एक मैसेज दे रही है। ये क्या कर रही है? ये आसमान से आ रही हैं, रात की ठंडक के साथ वो घासों पर आ रही हैं, इस इंतजार में है कि कोई खाली पैर आए और ये उनके पैरों को चूमे, इससे उन्हें फ़ायदा हो और ये फना हो जाए। ना चूमे तो भी जब तक ये रहेंगे इन घासों को नरमी देंगे, घास से ज़मीन को नरमी देंगे। अगर ज़मीन में चली गई तो, अगर कुछ भी ना हुआ तो जहाँ से आई हैं वहीं वापस चली जाएंगी और कल फिर आएंगी। इसी इंतजार में एक हमारे पीछे टॉम के ऊपर एक पेड़ निकला हुआ है। आपने बोला लगाने वाला तो वहाँ नहीं लगाएगा, शायद प्रकृति ही लगाने वाला है इस पेड़ के लिए। मुझे आशंका हुई कि सर ने दिखाया है वो ऊपर जो पेड़ लगा हुआ है, शायद आप उस कैमरे में देख पाएंगे, उस ऊपर जो पेड़ लगा हुआ है शायद वो अपने आप निकल कर आया है या किसी माली ने उसको लगाया है, ये प्रश्न है। देखिए जो मेरा प्रकृति का अनुभव कहता है ना कि लगाने वाला ना इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ लगा चुका है, उसे ऊपर लगाने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं थी। तो वहाँ जो लगा है ना वो प्रकृति ने लगाया है। और अगर एक बार आप और उस स्ट्रक्चर को देखें तो उसके नीचे भी कई छोटे छोटे पौधे होंगे और वो सब प्रकृति की देन। इंसान चाहे चाहे कहाँ भी कहीं भी चला जाए, प्रकृति उससे एक कदम आगे रखती है। सर, साइकिल की चेन ये एक आम भाषा में अगर मैं बोलूँ तो भारत के हर उस मिडिल क्लास इंसान की कहानी है, हर उस बड़े बेटे की कहानी है, हर उस अमित की कहानी है, हर उस राहुल की कहानी है। ये मुझे लगता है कि सबके जीवन में ऐसे ऐसे कुछ किरदार हैं जो इससे रिलेट कर पाते हैं। मैंने भी बहुत कुछ रिलेट किया। ऐसा क्यों होता है कि, अच्छा पहला सवाल मेरे जहन में जो अभी तुरंत आ रहा है ये कि क्या बड़े बेटे को इश्क करने की इजाज़त नहीं होती, प्रेम करने की इजाज़त नहीं होती, या उनके लिए इतना मुश्किल क्यों होता है प्रेम करना? देखिए प्रेम करना मुश्किल नहीं होता है, प्रेम को जाहिर करना मुश्किल होता है। प्रेम तो हो जाता है, प्रेम सोचकर अमूमन नहीं होता है, प्रेम हो जाता है। वो कहते हैं ना कि एक ताजमहल हर कोई अपने दिल में है बसाए, कोई तो बना पाए कोई ना बना पाए। अरे वाह, है ना? तो प्रेम लगभग किसी न किसी अवस्था में हर किसी ने किया होता है। बड़े बेटे की जो समस्या होती है कि ऑब्वियसली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और हमारे समाज में अमूमन बड़े बेटे के साथ ना पैदा होते ही जिम्मेदारियां थोप दी जाती है। ठीक है, और वो जिम्मेदारियां उस दिन और बढ़ जाती है जब उसके सिबलिंग्स हो जाते हैं, छोटे भाई बहन हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो थोपती जाती और इन जिम्मेदारियों के बीच बड़े बेटे को ये लगने लगता है कि मेरे लिए मैं कुछ भी गलत करूँगा तो वो प्रेसिडेंस बनेगा दूसरों के लिए, तो उनके लिए नुकसानदेह है, फैमिली के लोग के लिए नुकसानदेह है, तो वो अमूमन इन चीज़ों से बचा जाता है। हालांकि वो दौर अब निकल चुका है, कहीं ना कहीं अभी भी जीवित है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ख़त्म नहीं हो चुका है लेकिन है। तो इस वजह से
जिन दौर में मतलब 90s 2000 के दौर में ये अमूमन होता था कि बड़े बेटे को प्यार मोहब्बत की चीज़ों से ना थोड़ा दूर रहने की हिदायत पहले से दी जाती थी। छोटे कर भी लेते थे लेकिन बड़े सोचते थे। हाँ। उनको उनके उनके दिमाग में समाज, परिवार, लोग क्या कहेंगे, ये सवाल ज़्यादा रहता था मेरे ख्याल से पहले। और मैं तो समझता हूँ कि जो छोटे होते थे या जो छोटे होते हैं उन्हें बड़ों का संरक्षण मिल जाता है, और वो इस तरीके से कि भाई मैं तो नहीं कर पाया, छोटे तू कर ले, मैं हूँ ना। आप भी अपने घर के बड़े बेटे हैं? मैं अपने घर का सबसे छोटा बेटा, और एक लेखक की यही खासियत होनी चाहिए कि आप जो नहीं हो वो आप सोच सको। मतलब मैं देखता था मेरे बड़े भाई जो अब नहीं है इस दुनिया में, और उन्होंने कितने संघर्ष किए रास्ता दिखाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। बड़े भाई की अहमियत क्या होती है लाइफ में? एक समय के बाद बड़े भाई की अहमियत ना पिता से भी ज़्यादा हो जाती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि पिता छोड़ देता है, वो कहता है बड़ा बेटा है ना वो संभाले। उन्हें पता है कि वो अच्छा संभाले, क्योंकि वो इसके साथ के ज़माने का है। क्योंकि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, उसके साथ साथ कहानियाँ लिखना, और गृहस्थ आश्रम में भी हैं, साथ में परिवार देखते होंगे, कई सारी मुसीबतें आती होंगी, उसके बीच ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखना, क्योंकि आपको किरदार से जुड़े रहना है, आपको हमेशा अपने जहन में ये चीज़ें ज़िंदा रखनी है, लिखते हुए भी, लिखने के बाद भी, जब प्रकाशित हो जाए उसके बाद भी, और अगली कहानियाँ भी लिखनी है। ये सब कैसे हो पाता है? देखिए, लेखन जो है ना, मतलब कहानी लिखना या कविताएं लिखना तो मैं समझता हूँ कविता झटके से आती है, और उस झटके में आप इमोशंस को शब्दों का रूप देते हैं और वो कविता बनती है, और फिर आप उसको तराशते हैं। मुझे भी ये झटका आता है, लेकिन जब भी आता है बहुत लंबा हो जाता है। और कविता से शुरू करता हूँ तो कहानी बन जाती है। आपने देखा होगा साइकिल की चेन में भी कहानी शुरू हुई है कविता से। हिंदी की किताब है ये, और इंग्लिश की लास्ट में जाते हुए भी कविता ही है वहाँ पे, मैंने देखी। शुरुआत भी कविता से ही है। और खैर वो पात्र की जरूरत थी, पात्र ने वहाँ पर वो कविता लिखी थी, तो आपने देखा वो चिट्ठी में वो कविता लिखी हुई है। तो मुझे जब लिखना होता, मेरे अंदर विचार आता है कि भाई ये कहानी बन सकती है। अब मेरे मन में वो विचार आ गया ना, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे लिखने की जो आदत है, मैं भूमिका से पहले संवाद शुरू कर देता हूँ। और संवाद किसके बीच होगा? पात्र के बीच। ठीक। या एक पात्र नेचर से बात करेगा या दूसरे पात्र से बात करेगा। जी, यही चीज़ होगी। यही होगी। मैं क्या करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे पास समय की कमी रहती है, बिकॉज ऑफ जो आपने बातें बताई। तो मैं क्या करता हूँ, पात्रों के बीच संवाद शुरू करता हूँ। जब संवाद करने के लिए आप पात्र को जीवित करेंगे, जिंदा करेंगे। आपने एक बार पात्र को जिंदा किया, आप उसके हाव भाव, बॉडी, ये चीज़ें आपने बना ली। जब आप ये चीज़ें बना लेंगे तो वो पात्र आपके मन मस्तिष्क में आ चुका है, अब वो चलता रहेगा। अब जैसे आपने एक पन्ना लिख लिया, वो बोलेगा भाई दूसरा लिखो, मेरी कहानी आगे बढ़ाओ। तो जब ये पात्र आपके अंदर रहेंगे ना, तो वो बोलते हैं ना, खलबली सी मस्ती रहेगी। ये पात्रों को आपस में कितनी देर बात करना चाहिए, या कितनी बातें ये करेंगे, ये कैसे डिसाइड होता है लिखते वक्त? मैं समझता हूँ कि लेखक, मतलब मैं जो क्या करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि आगे क्या लिखूंगा। पात्र अभी ये संवाद कर रहा है, तो उस संवाद के दौरान ही आगे की दिशा निकलने लगती है, और मन में कहीं से और विचार आता है कि अच्छा इसे यहाँ ले चलते हैं, अच्छा ये कैरेक्टर और ऐड करते हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। सर, उपन्यास पढ़ें या कहानियाँ पढ़ते हैं, या हम बड़े बड़े ग्रंथों को देखते हैं, ये समकालीन कवियों ने जब जिस भी, अगर हम कालिदास जी की बात करें या हम बात करें प्रेमचंद जी की बात करें, तो उन्होंने अपने समय में देखी हुई सारी चीज़ें उन कहानियों में चिन्हित कर दी हैं, और आपको वो कहानियाँ पढ़ के उस दौर के बारे में और पता लगता है, उस दौर की मुश्किलों के बारे में पता लगता है, समाज में क्या मुश्किलें चल रही थी वो आपको पता लगता है। तो समकालीनता में जितनी सारी अच्छी और बुरी चीज़ें हैं वो आपको पता लग जाती हैं। बिल्कुल।
आपकी कहानी, आपके लेखन में मुझे ये खासियत लगी, जब पेपर की बोट की ये जो 10 कहानियाँ हैं, इसको आप जब पढ़ने लग जाते हैं ना, तो आप एक बार को करेक्ट करते हैं कि यार ये तो सच में मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। इसमें आपने किरदारों को उतना ही वैलिड और उतना ही रिलेटेबल रखा है आज के लोगों के साथ, हमारी समस्याओं के साथ, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं पे उपन्यास में हम एक ऐसा भी देखते हैं, मैं अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था, दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल जी की लिखी हुई। जी। अब उसमें कल्पना ही है पूरी, वो अब उसमें आप रियलिटी में उसको आप नहीं लेकर आ सकते। वो कल्पना का जीवन इतना सुंदर है, पढ़ने में इतना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें रियलिटी नहीं दिखती है उपन्यास। तो हमारे बीच इतने सारे उपन्यास है, उपन्यास लिखने का अर्थ क्या था, क्यों उपन्यास लिखना शुरू हुआ, और उपन्यास क्यों ज़रूरी है समाज के लिए, ये आप मुझे अगर क्लियर कर देंगे तो मुझे बहुत हेल्प होगी। मैं पहले विनोद कुमार शुक्ल जी की जो किताब है दीवार में एक खिड़की रहती है उस पर बोलना चाहूँगा। आपने कहा कि इतनी सुंदर कल्पना है हाँ। जो सच नहीं हो सकती, ये आपका कथन है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ। वो किताब प्रकाशित हुई 1997 में, ठीक है। 1997 में, मतलब आज से लगभग 30 साल पहले, छत्तीसगढ़ का कि क्या है, छत्तीसगढ़ के जिस परिवेश में मुझे नहीं पता उस समय विनोद कुमार शुक्ल या लेखक कह लें डिस्कशन के लिए, हाँ। कहाँ पर रह रहे हो। हाँ। लेकिन आज से 36 साल पहले छत्तीसगढ़ को इमेजिन कीजिए, 30 साल पहले छत्तीसगढ़ के उन जगहों को इमेजिन कीजिए, कितना सुंदर रहा होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई होगी, ये चीज़ें समाज में इतनी कुरीतियाँ नहीं हुई होंगी, ये मोबाइल का इन्वेशन नहीं हुआ होगा, सादापन था, सादापन था। वो जो साधु की जो हाँ, किरदार में सादापन है, मास्टर जी हाँ। या हेडमास्टर के किरदार में और सादापन है। हाथी जो है उन दिनों रहता होगा उस समाज में, लोग रखते होंगे अपने लोग बीच। रखते होंगे, ऐसा नहीं। नदियाँ भी होंगी, झरने भी होंगे, कल कल करते होंगे, बच्चे खेलते होंगे, बच्चे दूसरों के घर में जाकर खेलते होंगे। आज के दौर में हम पड़ोस में नहीं जाते, उस समय होता होगा गांव में इकट्ठे एक घर पर आकर खेलते होंगे, और पूरे गांव में एक ही मास्टर जी होते होंगे, ये सब होती होंगी चीज़ें। तो ये कहना कि इतना सुंदर है कि कल्पना में, मतलब सच नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ कि खिड़की के पार की दुनिया जो उसमें बताई गई हाँ, है, अब वो खिड़की के पार की बताता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि इस किताब में कुछ भी अच्छा नहीं है, अच्छा। कुछ भी सस्पेंस नहीं है, कुछ भी थ्रिलर नहीं है, या कुछ भी नाटकीयता नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस किताब में ये चीज़ें ना हो वो किताब सिंपल है, अगर आम भाषा में कहें तो सिंपल है। और आज के डेट में सिंप्लिसिटी जो है वो मिलती नहीं है। तो अगर कोई चीज़ दुर्लभ है और वो आपको एक किताब में मिल रही है, और यही उसकी ब्यूटी है, अब आप समझ लें। तो हालांकि वो सज्जन मेरी बात से सहमत नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें अपना आकलन बताया था। अब मैं आता हूँ कि आपने कही थी कि प्रेमचंद की किताबों में, और फिर साइकिल की चेन, और उसके 5 साल बाद लिखे गई मेरे पेपर, समकालीन स्थिति दिखती है उसमें, झलकती है। तो निश्चित रूप से उपन्यास किस कालखंड की कहानी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आज के दौर पे अगर मैं 2050 की कल्पना करके कोई उपन्यास लिखूंगा तो वो मेरी इमेजिनेशन होगी, वो मेरी कल्पना होगी। लेकिन आज के दौर पर मैं अगर, जैसे ये कहानी साइकिल की चेन कहानी 1999 से लेकर 2004 के बीच की कहानी शुरू होती है 99 से, लेकिन इसे लिखा मैंने 2019 में है ना। तो अब 2019 में जो पाठक पढ़ रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि 1999 से 2004 के बीच में दुनिया, भारत कैसी थी, कैसा था, और जिस परिवेश की जहाँ जहाँ ये कहानी ले जाती है पात्रों को, राहुल और अंजलि को, मसलन पटना, गया, आरा, दिल्ली, बेंगलोर, शिमला, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो उन जगहों पर क्या था। अब आप देखेंगे कि दिल्ली में उन दिनों, अभी तो आप और हम जहाँ बैठे हैं मेट्रो की करीब सारी लाइनें बन चुकी हैं दिल्ली मेट्रो की। उस समय रेड लाइन बननी शुरू हुई थी। हाँ। और मेरे बहुत ही आदरणीय
गुरु हैं, उन्होंने कहा था कि आपकी इस पूरी किताब में जो सबसे मार्मिक खंड मुझे लगा वो मेट्रो का दृश्य लगा, जहाँ पर राहुल और अंजलि अलग हो रहे हैं और उसके बाद कहानी के काफ़ी अंत में मिलते हैं, और क्या होता है वो तो खैर आपको पता है और बाकी पाठकों को पता होगा, और जो पढ़ेंगे उन्हें पता पढ़ना होगा। चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि वो दृश्य जो है, मैंने ये मान लिया था कि मैं ही राहुल हूँ और मैं इस अंजलि से लगभग आखिरी बार मिल रहा हूँ, है ना। और वो भी वो नहीं जाना चाहती थी मुझे छोड़कर, मैंने निर्णय लिया था कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ, और वो कितना पेनफुल होगा। तो ये चीज़ें बड़ी रुमानी लगती हैं और बड़ा करीब लगता है। तो वही है कि समकालीन चीज़ों को, मतलब जिस कालखंड की कहानी आप लिख रहे हैं उसको आपको जितने करीब हो सके उतना करीब लाना चाहिए, और वो लाने के जो तरीके हैं उन तरीकों को समझना जरूरी है। उस समय कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही है, अगर वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट फॉलो करते हैं, फुटबॉल फॉलो करते हैं, तो कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है, वो चीज़ें लिखनी होगी आपको, वो मेंशन करना जरूरी है। हाँ, उससे पाठक समझ जाता है कि भाई हाँ उस समय, जैसे इसमें मैंने जिक्र किया था मुन्ना भाई MBBS, है ना। सर आपकी लिखी जो आपने शैली जिसमें लिखा भी है ना, तो शब्दों का चयन, आप जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में अक्सर कहा जाता है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश जोड़ के समावेश करके हम लोग बातें करते हैं, तो वही शैली मेरे को इसमें भी दिखती है, जिसके वजह से थोड़ा और रिलेटेबल लगने लग जाता है। ये किताब आपको जोड़े रखता है अपने आप से, कि आम बोलचाल की भाषा में जैसे आप अपने दोस्त से, अपने माता पिता से, घर पर जैसा भी व्यवहार में बात करते हैं, वही व्यवहार आपको इस किताब में भी देखने को मिलता है। वही कहानियों में छोटी छोटी लाइनें, या फिर लास्ट में जो वो पोएम है वो पोएम भी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आपकी इंटरेस्ट डेवलप करती हैं इस किताब की ओर। ऐसा क्यों किया आपने? मतलब जनरली उपन्यास में ऐसा नहीं देखा जाता कि आप इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपने इसमें किया। इसका कोई, इसके पीछे कुछ खास रीज़न था, या फिर कुछ आपकी शैली ही यही रहती है लिखने की? मुझे इसके पीछे 2-3 कारण नज़र आते हैं कि जैसा मैंने बताया भी है कि मैंने इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, और यही मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैंने इससे पहले लिखा नहीं था। तो जो मैं लिख रहा था, मुझे पता था कि मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, मुझे ये पता था कि मैं राहुल और अंजलि की कहानी लिख रहा हूँ, और राहुल और अंजलि अगर संस्कृत बोलने वाले पात्र होते तो मैं इस किताब में संस्कृत भी डालता। मेरी नज़र में जिन पात्रों को मैंने बनाया था, उनका जो बैकग्राउंड था, सोशल बैकग्राउंड, उसमें वो कहीं हिंदी बोलते थे, कहीं इंग्लिश बोलते थे। इस कहानी में भी आखिरी कहानी जो है उसमें आपने पंजाबी का काफ़ी, मुझे लग रहा है कि ये गुरनील और दलवीर की कहानी, इसमें भी लोग पाठकों को थोड़ी समस्या में भी हो सकती है पंजाबी से डील करने में, लेकिन ये यहाँ पे भी झलकती है, यही बात जो आप बोल रहे हैं। पेपर बोट में ही एक और कहानी है, न्यूटन का तीसरा नियम, ये मैं पूछने वाला था आपको आपसे। भोजपुरी भी मिलेगी। तो मैं पात्रों को लेकर बहुत ईमानदार रहता हूँ। खुद से ईमानदारी जरूरी है, लेकिन एक लेखक के तौर पर आपको पात्रों से बड़ी ईमानदारी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो निर्जीव हैं, उनको जान आपने दी है, और आप जान देने वाला अगर ईमानदारी ना करे तो कहीं ना कहीं वो ज्यादती हो जाती है उन पात्रों से। तो जब आप पात्र को केंद्र में रख करके संवाद लिखेंगे ना, तो क्या होगा कि आप हमेशा वही भाषा लिखेंगे, वही शब्द यूज करेंगे जो उन पात्रों की डिक्शनरी में है। अब राहुल की डिक्शनरी में आपने देखा होगा, राहुल खुद से अंग्रेजी नहीं बोल रहा। जब अंजलि बोल रही है तो मिडिल क्लास का लड़का, वो भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ, उसे लगा कि अरे यार ये लड़की कॉन्वेंट वाली है तो हमें भी अंग्रेजी बोलनी चाहिए। अब वो बोल गया, अच्छी बोल गया। तो और यहीं से चीज़ें चलती है ना। और बस, तो मतलब इसमें जो भी अंग्रेजी आप देखेंगे ना, आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा ना कि ये अंग्रेजी ज़बरदस्ती डाली गई है। आपको ये जरूर लगेगा, मैं समझता हूँ कि ये अंग्रेजी शब्द उस कहानी की ज़रूरत है, उस कहानी की जान है। सर पहला प्यार मुकम्मल क्यों नहीं होता? यहाँ पे भी, इस कहानी में भी हम देखते हैं कि राहुल का पहला प्यार अंजलि है, और कैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती है और अंत में क्या होता है। उसी तरीके से हम अपने अपने जीवन में भी देखते हैं। अक्सर हमने देखा कि
पहला प्यार ही आपको एक्चुअली राइटर बनाता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने देखा है मैक्सिमम केसेस में यही है। और अक्सर जीवन में भी आपको यही होता हुआ दिखता है कि पहला प्यार मुकम्मल रेयरली होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, मैं उनमें से हूँ जिनका पहला प्यार मुकम्मल हो चुका है। बहुत लकी है सर आप। तो इसलिए मैं आपकी बात से ना सहमत होना मेरे पूरे अधिकार से ये तो होता है। और मज़ेदार बात है, आप एक लेकिन- पक्षधर है, मैं एक पक्षधर हूँ। लेकिन जब आपको ये कह रहा था कि देखिए, एक लेखक के तौर पे हमें वो लिखने की क्षमता होनी चाहिए जो हम नहीं है। मैंने कहा था जी। मैं बड़ा भाई नहीं हूँ, नहीं हूँ, पर लेकिन मैंने बड़ा भाई का किरदार कैरेक्टर लिखा। को बड़ा भाई बनाया। जब ये कहानी लिख रहा था, मेरा प्यार मुकम्मल हो चुका था, पहला ही प्यार मुकम्मल हो चुका था, है भी। लेकिन मैंने इसमें उस पात्र के पहले प्यार को मुकम्मल, ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि मुकम्मल नहीं हुआ है, आप देखेंगे तो प्यार मुकम्मल हो चुका है इस कहानी में। और प्यार को मुकम्मल होना ही अपने आप में एक समझने की चीज़ है। क्या विवाह हो जाने को आप मुकम्मल होना कहते कहेंगे, हैं। या बड़े अच्छे रिश्ते बना करके अलग हो करके भी एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना को मुकम्मल कहेंगे, या अलग हो करके एक दूसरे के बारे में बुरा कह कर को आप मुकम्मल कहेंगे। वो डिपेंड करता है आप पर, आपकी डेफिनेशन क्या है? आपकी डेफिनेशन क्या है। मैं तो मानता हूँ, बड़ी मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग है मेरी, कि आपका जिससे भी रिलेशन बना है वो रिलेशन हो सकता है कि थोड़े समय के बाद टूटेगा। कोई भी रिलेशन परमानेंट होता नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो दुनिया से हर व्यक्ति को जाना है ना। चाहे वो पति पत्नी बनकर रहें फिर भी जाएंगे, या दोस्त बनकर रहें फिर भी जाएंगे, जाना तो है। मेरा मतलब है कि जितनी देर हम किसी व्यक्ति के साथ में रहते हैं उस रिश्ते को खूबसूरत रखना जरूरी है। अलग भी हो जाए तो रिश्ता इतना खूबसूरत होना चाहिए कि कल को 10 साल बाद भी जब आप उसे याद करें तो चेहरे पे मुस्कान आए। और तब जो सुकून आएगा ना आपको, उस जो दौर आपने बिताया उस रिश्ते के साथ, आप उसका सुकून अपने साथ ले चले। सर, आपने शेरशाह मूवी देखी है? बिल्कुल देखिए। जब मैं आपकी एक कहानी पढ़ रहा था, मुझे हूबहू शेरशाह मूवी दिख रही थी। जैसे जैसे मैं एंड की तरफ बढ़ता गया मुझे लगा कि यार ये पात्र मुझे वही दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि राहुल शेरशाह मुझे दिख रहा है। ये सारी चीज़ें रिलेट कर पाया मैं उससे बहुत ज़्यादा। क्या आपको भी कुछ प्रेरणा इधर से मिली है? चलिए, आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज बढ़ाता हूँ। मैं 1999 में 12th कर रहा था, करगिल वार हो रहा था, और उस समय के दौर की कहानी है। उस समय की चीज़ें मेरे जहन में रही, जिसको मैंने कहानियों में उतारा, पन्ने पर उतारा 2019 में, 20 साल के बाद। 2019 में मैंने कहानी लिखी, 3 महीने में मैंने ये किताब पूरी लिख दी। ठीक। इतना जुनून था। और उसके बाद पब्लिशर्स को जा चुकी थी ये किताब, हिंदी को जा चुकी थी। जनवरी 4, 2020 में ये किताब आई। और शेरशाह फिल्म जो आई, वो घटना घटना तो कैप्टन विक्रम बत्रा रिटायर्ड लेट जो है हमारे शहीद परमवीर चक्र अवार्डी, उन्होंने देश के लिए शहादत करगिल वार के दौरान दे दी थी। लेकिन शेरशाह फिल्म जो है वो 2022 में आई संभवतः। तो जब मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे बहुत, यकीन मानिए, मैं पब्लिक फोरम पर आज पहली बार बता रहा हूँ कि मुझे बहुत सुकून हुआ कि मैंने जो किताब लिखी है, शेरशाह से मैं तुलना नहीं करना चाहूँगा किताब की, क्योंकि वो किसी व्यक्ति ने अपने जीवन की शहादत दे दी है देश के लिए, और उनसे जुड़े लोगों ने भी अपनी कुर्बानियाँ दे दी हैं। तो उससे बिल्कुल रिलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे संतुष्टि एक लेखक के तौर पे ये हुई कि मैंने जो काल्पनिक पात्र बनाए, काल्पनिक कहानी लिखी, उस काल्पनिक कहानी को ने भी लोगों को उद्वेलित किया, प्रभावित किया, और
हालांकि फिर मैं रिपीट करूँगा, रिलेट कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम्म, लेकिन लोग कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत सुखद बात है कि मैंने इतनी जान डाली है, इतनी मेहनत की है इस कहानी में। ये मैं मतलब आपको बताना चाहूँगा। नहीं सर, बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे कहानी लगी नहीं, मुझे आत्मकथा लग रही थी आपकी। मैं सच में, मैं अपनी बहन को भी बोल रहा था पढ़ते हुए कि मुझे लगता है कि ये आप बीती है। इतना कोई कैसे, इतना मतलब इस तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं जब तक आपके साथ ये चीज़ें नहीं हुई? ये कल्पना हो नहीं सकती। मुझे पढ़ते हुए, एक्चुअली पहली बार पढ़ रहा था पुस्तक भी, उपन्यास भी पहली बार पढ़ा, तो मुझे ये कोई विश्वास ही नहीं दिला पा रहा था कि ये आप बीती नहीं है। और मैं ज़्यादा इसलिए रो रहा था कि यार ये किसी के साथ हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि साइकिल की जो इसमें घटना हुई थी, जब साइकिल की चेन उतरती है, अंजलि पूछती है, या फिर एनसीसी के कैंप में, या फिर सिनेमा हॉल की जो बात होती है, या फिर अंजलि के बर्थडे सेलिब्रेशन की बात मिलते हैं होती जब है। दिल्ली में। हाँ, हाँ। तो इन चीज़ों से आपको लगा होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इनमें जिन जिन जगहों का जिक्र मैंने किया है, उन सभी जगहों पर मैं गया हूँ इस कहानी के लिखे जाने से पहले। ठीक है। और कहते हैं ना कि लेखक वही लिखता है जो उसने देखा, सुना, पढ़ा, अनुभव किया, ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो मैं उससे कुछ हद तक सहमत हूँ, और मैंने इसलिए पात्रों को उसी जगह पर ले गया जहाँ मैं खुद गया था, ताकि मैं उस जगह का चित्रण कहानी में अच्छे से कर सकूँ। और मैंने उतारा भी है। मसलन शंकर टी स्टॉल का मैंने इसमें मेंशन किया है, जहाँ पर हनुमान चालीसा बज रहा है सुबह सुबह गर्मी ठंड के दिनों में, और पहली बार चाय बनाई जा रही है चाय वाले के द्वारा, वहाँ पर कुत्ते के 2 पिल्ले घूम रहे हैं, और राहुल वहाँ पर आया है। तो ये चीज़ें आपने भी देखी होगी आपके जीवन में। अगर आपके आसपास में कहीं चाय की दुकान होगी तो आपने देखी होगी वो चीज़ें। तो जो हमने देखा वही हमने लिखा, और पात्रों को वहाँ लेकर गए। आपने ये टी स्टॉल की बात की, तो मुझे अभी अचानक से वो वाकया याद आ गया जहाँ पे राहुल को खत मिलता है अंजलि का, और वो कहते हैं, हे बजरंगबली अब तक आप कहाँ थे? तो मुझे याद आया कि ये चीज़ें ना जीवंत रखती है किरदार को। और सच में आपको कितना अच्छा लग रहा है प्रकृति का, अपना वो कर रही है, सहमति दे रही है। सर, ये सारी चीज़ें जीवित रखती हैं एक किरदार को कहानियों के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। इस कहानी में सर ना आपने बहुत सारी वन लाइनर्स भी लिखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि लेकिन ये सब तो तू अंजलि ये और अंजलि वो आजकल कर रहा है ना, ये सब क्षणिक आकर्षण है यार। हम दोनों ही अपने घर के बड़े लड़के हैं और घर की जिम्मेदारी है। माता पिता, भाई बहन, इन सब की उम्मीदें हमसे बंधी है। ये बातें हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाएंगी। बदनामी होगी सो अलग। यहाँ पे आपने ये कहा। फिर आपने एक जगह बोला कि मजनू नक्षत्र में पैदा हुआ। तो मुझे ऐसा लगा राइटर कोशिश कर रहा है कि भाई एक पिता के तौर से उसको ले, अमित का जो कैरेक्टर है, ये सब मोह माया है, इससे दूर हटो, यहाँ से दूर चलो, इसमें कुछ नहीं रखा। अक्सर हमारी लाइफ में भी ऐसा अक्सर एक आध अमित होता है जो कहता है कि भाई नहीं, तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है। अमित को आपने कैसे गढ़ा, अमित का कैरेक्टर? दरअसल होता ये था कि बड़ा भाई लग रहा है अमित इसमें। मेरे कॉलेज के दिनों में हाँ, मैं लकी था नहीं, मतलब उस समय कोई अंजलि आई नहीं थी। तो जिनकी लाइफ में अंजलि आ गई थी, उनसे मुझे लगता था यार ये कहीं बर्बाद ना हो जाए। ये आप ही थे। तो मैं उनको समझाता था। हाँ। हालांकि मन में होता था यार मुझे मिलती तो अच्छा था, फ्रैंकली मतलब। तो और फिर वो दौर आया गया हो गया, तो एक आध साल की चीजें थी वो, 11th-12th की। तो जब ये कहानी 19 में मैंने लिखने लगा, तो मैंने कहा यार एक कैरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए ना जो मेरे ऐसा जिसको ना मिली हो, है ना। तो बस वहीं से इंस्पिरेशन आई कि भाई यही अमित बनाते हैं। हालांकि मेरा जो लंगोटिया यार है वो अमित ही है, लेकिन जो इसमें कैरेक्टर है वो नहीं है।
मुझे ना डाउट हुआ था, हालांकि मैं अब आपसे कह रहा हूँ, ये चीज़ मुझे डाउट हुई थी कि शायद ये अमृतेश ही अमित है। ये जो है ना, क्या मुझे आप लगा आप ऐसे पहले शख्स हैं, सच में। क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने यही कहा है कि आपने अपनी कहानी लिख दी है। नहीं नहीं सर, मुझे अमृतेश अमित ये मुझे यहाँ पे लगा था कि ये शायद होता है ना अक्सर कि हमारे दोस्तों के साथ जो घटित हो रहा होता है वो हम उसके साक्ष्य होते हैं, वो हम अक्सर देख रहे होते हैं अपने साथ। और दोस्त से बेहतर दोस्त की गाथा कौन जानता है, क्योंकि आप सब कुछ शेयर करते हैं, बड़े भाई से भी ज़्यादा कभी कभार हम अपने दोस्त से शेयर कर देते हैं, या छोटी बहनों से ज़्यादा, या बहनों से ज़्यादा, माताओं से ज़्यादा हम दोस्तों से शेयर करते हैं। तो मुझे लगा था ये कि शायद ऐसा हो सकता है आप ऐसे पहले शख्स हैं जो ये मतलब पकड़ पा रहे हैं कि अमित का कैरेक्टर कहीं ना कहीं अमृत है। मैंने ये आपसे पूछने का सोचा था बिल्कुल कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा इस बात चीज़ में। एक और चीज़ थी, मैं सीधा सीधा कोट करके आपसे जानता हूँ। हाँ, ये मजनू नक्षत्र वाली ये मजनू नक्षत्र क्या है, ये ज़रा आप मुझे बताइए। देखिए मतलब आज भी चाहे जो हो जाए, प्रेम करने वालों को जो पहली उपमा मिलती है ना, बड़ा लैला मजनू के चक्कर में पड़े हाँ, जाते हैं। यहाँ से अब तो वही ये मजनू शब्द हमारी डिक्शनरी में बचपन में डाल दिए जाते हैं। हाँ। मतलब जब से आपने प्यार व्यार का थोड़ा समझना शुरू किया, किया। घर वाले आपका जो वातावरण है वो आपके डिक्शनरी में मजनू शब्द डाल देता है। तो मुझे इतना समझ में आ चुका था कि ये मजनू कोई बहुत बहुत बड़ी उपमा है। बड़ी उपमा है। तो मैंने कहा भाई, जिस नक्षत्र में मजनू पैदा हुए होंगे तो भी उसी वो नक्षत्र। कितनी बड़ी वो नक्षत्र जो इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो संभवतः राहुल उसी नक्षत्र में पैदा हुआ। ये अमित कह रहा है यहाँ। एक जगह वो भी जब कक्षा में लोग बैठते हैं और मास्टर जी उन लोगों को प्रश्न पत्रिका देते हैं, और वो अक्सर हमें, जब हम अपनी आंसर शीट टीचर को हैंड ओवर कर रहे होते हैं, उस समय हमको याद आता है कि हम अच्छा ये लिखना भूल गए, ये रह गया। लेकिन वहाँ पे राहुल ने कैसे अपनी सारी आंसर्स लिख दिए फटाफट, जो सवाल उसने पूरे कर लिए, अपने सारे जवाब लिखकर वो निकल गया वहाँ से। मुझे लगा कि क्या आपको, यहाँ से मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, आपने इसमें लिखा है राइजिंग इन लव, फॉलिंग इन लव के बजाय राइजिंग इन लव आपने एक जगह कहा जाना चाहिए। हाँ, कहा जाना चाहिए। तो ये हर प्यार में नहीं होता, बहुत जगह लोग कहते हैं कि अच्छा, मुझे इसी बात से याद आया, कुशल दोनेरिया बहुत अच्छे शायर हैं। जी जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी शायरी लिखी कि यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा, किसी से कल पिताजी कह रहे थे मोहब्बत खा गई लड़का हमारा। उन्होंने ये लिखा। तो आप ये राइजिंग इन लव, फॉलिंग इन लव, सबके लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच है कि आप प्रेम में पड़ते हैं तो आप बर्बाद हो जाते हैं, या आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये एक कंजर्वेटिव अक्सर धारणा ही यही है। हाँ। अगर आप इसको ऐसे लें कि आप प्रेम में आते हैं तो आप किसी से प्रभावित होते हैं, किसी के बारे में पॉजिटिव सोचने लगते हैं, उसकी बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर आपकी अच्छाइयाँ, आपको लगता है कि वहाँ बुराई है, तो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ। और आप एक पॉजिटिव स्पेस देते हैं किसी के लिए। ये प्रेम है, मतलब जो मैंने इस कहानी में बताई, और वास्तव में भी मेरी यही समझ है। तो जब आप एक ओवरऑल पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं, तो वहाँ आप नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? आप अगर किसी चीज़ की तैयारी में भी लगे हैं और आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, तो आप पॉजिटिव फ्रेम में रहेंगे तभी तो तैयारी करेंगे जी। तो अगर कोई ये कहे कि आप पॉजिटिव फ्रेम में रह करके भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है। लेकिन जो ये कहते हैं वो भी पूरी तरह गलत नहीं है। यहाँ नियंत्रण के साथ पॉजिटिविटी को बनाए रखकर आप अपने लक्ष्य के साथ चलिए। जो आपके साथ जुड़ा है वो हो सकता है आपका हमकदम बने, आपको उस लक्ष्य पहुंचाने में मदद करे, और जो उस आपके लक्ष्य से पीछे खींचे, मैं समझता हूँ वो प्रेम किए जाने लायक ही नहीं होगा। तो वैसे व्यक्ति से हमें दूरी बना लेनी चाहिए। हाँ, मतलब आप देख लें कि आपने पॉजिटिव स्पेस किसी को दिया है और वो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रहा है, जबकि आपका लक्ष्य गलत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो आप समझे कि क्या वो व्यक्ति सही है या नहीं, ये आपको निर्णय लेना होगा। सर, इसमें जो अंजलि शर्मा का किरदार है,
वो किरदार भी अपने आप में बहुत अनूठा किरदार है, क्योंकि आज जैसे आपने अंत में लिखा, पार्टिंग वर्ड्स में आप लिखते हैं कि ये कहानी हर उस परिवार को समर्पित है और उस सैनिक को समर्पित है जो हमारे देश के लिए तैनात है हमारे बॉर्डरों पे, सियाचिन ग्लेशियर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक जितने हमारे नौजवान जहाँ जहाँ जिस बॉर्डर पे तैनात हैं उन सभी की कहानी आप लिख रहे हैं। और अक्सर ये देखा जाता है, और किसी शहादत के बाद उन वीरांगनाओं को, उन पत्नियों को जिस हिसाब से जीवन यापन करना पड़ता है, और वो ये प्रण लेती हैं कि हम ऐसे ही अपना जीवन इन्हीं की यादों के साथ बिताएंगे। हालांकि ये बहुत जल्दी आ जाता है किन्हीं के जीवन में वैधव्य, और बहुत बाद में आता है, लेकिन फिर भी वो डिसीजन लेकर पूरी लाइफ उस मेमोरीज़ में निकालना बहुत मुश्किल है। और ये कैरेक्टर जो है, मुझे इस कैरेक्टर से भी बहुत जुड़ाव हो गया, अंजलि शर्मा का कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को लिखते हुए आपने क्या सोचा था? क्या आपने आसपास वो देखा, या पेन, या फिर आपने कुछ ऐसा पढ़ा, आपको क्या मोटिवेशन हुई इसके पीछे? आपके दो सवाल हैं जी। और पहला सवाल ये है कि जिन भी, जब एक सैनिक शहीद होता है तो उससे जुड़े लोग उनकी कमी को हमेशा महसूस करते हैं, हमेशा करते हैं। और वो बलिदान पूरे परिवार का होता है, इस बात को समझना होता है। और फिर भी उस पर हम बहुत अगर चर्चा करें यहाँ पर तो समय कम पड़ जाएगा, और मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि हमारे कई साथी सैनिक हैं रहे। मेरे अपने नौसेना के दिनों में हमारे साथ के कई साथी गुजर गए। जब आप अंडमान में थे उस समय की बात? 2001 से 2009 के बीच में मैंने भारतीय नौसेना में सेवा की थी। मैं इससे अवगत नहीं था, माफ़ कीजिएगा। तो कई साथी ने देश के लिए जी कुर्बानी दी अलग अलग घटनाओं में, और उनसे जुड़े जो लोग थे, जब उनसे हम बातें करते थे तो वो अपनी प्रेमिकाओं के बारे में बताते थे, गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताते थे, और कई चीज़ें वो बताते थे। फिर जब उनमें से कुछ एक दो जो हमारे मित्र थे उन्होंने शहादत दी अलग अलग समय में, तो हमें ये दिखा, मन में ये विचार आया कि यार उनका क्या हुआ होगा। शादी भी तो नहीं हुई थी, लेकिन इतना प्यार था इन दोनों के बीच। और जिस लोअर मिडिल क्लास की बात हो रही है, ये अंजलि थी, बात हो रही है इस कहानी में, उस कहानी में लड़कियों को उस दौर में कम से कम ये बताना कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, बड़ा साहसिक कदम होता। बिल्कुल। और उसमें भी तब जबकि लड़के ने आपको ना कहा हो कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, वो और भी चैलेंजिंग होता। और इस कहानी में वही परिस्थितियाँ थी। तो अंजलि मतलब अगर आप देखें तो जो जिस अवस्था में, जिस परिवेश से सैनिक आते हैं, उस परिवेश में आज की स्थिति थोड़ी बदली हो सकती है। उस समय के दौरान में ये कहना सबके लिए संभव नहीं होता था। अब जो सैनिक अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं, उनकी गर्लफ्रेंड की स्थिति, जिन्होंने ये अपने घर में भी नहीं बताया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ जो शहीद हो चुका। बिल्कुल। आप इमेजिन करें इस चीज़ को। और वो इस पेन को अपने बताया भी नहीं कि मैं प्रेम में हूँ, और प्रेमी नहीं है। क्या स्थिति होती होगी। और उसे पता है मेरे जो प्रेमी अब नहीं है, जिसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उसका ये सपना था। समझे इस स्थिति को। पिछले सप्ताह ही मुझे एक पाठिका ने एक सवाल पूछा था कि सर अंजलि कहाँ है। मैंने उसे कहा था कि ये सवाल अपूछा है, अभी तक ये सवाल अपूछा है, मुझे जवाब देने में वक्त लगेगा। क्योंकि और मैं जवाब अभी भी आपको नहीं दे रहा हूँ, आप जवाब बना सकते हैं कि अंजलि कहाँ है। हर वो लड़की जो किसी सैनिक से प्रेम कर रही है आज के दौर में, और वो नहीं बता पा रही अपने घर वालों को, किसी भी कारण से नहीं बता रही है,
और किसी कारण से अगर वो अपने प्रेमी को खो रही है, उसकी या उसका प्रेमी देश के लिए शहादत दे रहा है, हर वो लड़की इस कहानी की यही मैं मतलब इसलिए इससे बड़ा उत्तर नहीं हो सकता, इससे बढ़िया बेहतरीन उत्तर नहीं हो सकता इसका। सच में मुझे ऐसा लगता है वो सब इस पात्र से जब अपने आप को पाएंगे तो ऐसे इस किरदार को इस तरीके से स्थापित करना एक तो अपने आप में ही बहुत आपके लिए मुश्किल रहा होगा। अंजलि के डायलॉग्स लिखना, है ना? मानते हैं आप? कि ठीक है, एक लड़के के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन इस कहानी में उस दौर में एक महिला के लिए आप डायलॉग जब लिख रहे होते हैं तो आपके पास तमाम तरीके के ऑर्थोडॉक्स भी हैं और आपके पास उस लेखनी में जो आप चाहते हैं, जो आपका किरदार मांग रहा है, वो भी आपको पूरा करके देना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को लेकर आना। ये है। हालांकि अंजलि के डायलॉग्स लिखते समय मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। एक जगह हुई थी जहाँ अंजलि ये कहती है कि भाई मैं बिना किसी अश्योरेंस के रेबेलियस हो जाने वालों में से नहीं हूँ। तो वो कहा, और उससे पहले मैं बड़े पेशो पेश में था कि मैं क्या लिखूं, बट वो एक वाक्य लिखने के बाद मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई। हाँ, कई बार ऐसा होता होगा ना कि आपने एक लाइन लिख दी, इससे आप कैरेक्टर का मैक्सिमम पार्ट आप वहाँ से ले सकते हैं कि ले हाँ, लेते हैं। अच्छा ये वो ऐसा मैं लिख है। चुका हूँ। हाँ, ये होता है। छोटी छोटी गूढ़ रहस्य है लिखने का, मैं आपसे सीख रहा हूँ आज। मुझे भी अपनी पुस्तक लिखनी है। शुभकामनाएं हैं आपको। सर, एक जगह आपने ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अंजलि सूबेदार साहब अक्सर बोला करते हैं कि जब हम अपने सच्चे प्यार की तलाश में होते हैं ना, तो दरअसल वो प्यार भी उस समय हमारी ही तलाश कर रहा होता है। जब तक ना मिले अपनी तलाश जारी रखना, नहीं तो अगले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये मुझे बहुत प्यारी लाइन लगी। कमिंग टुवर्ड्स द एंड, मुझे लगता है कि कितनी सही बात आप कह रहे होंगे। प्रकृति ने भी, जो यूनिवर्स ने, अगर आपको किसी से, हम ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, आप मिलवाए जाते हैं, और शायद एक बार मिलने के बाद आपसे फिर दोबारा ना मिले, ऐसा भी संभावना है। तो मुझे लगता है कि ये लाइन अब आपने जब बोली, साइंस संबद्ध ये बात आपने जब लिख दिया किताब में, मुझे लगा। और जब आप एंड की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखना मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली यहाँ से। और साथ ही यहाँ से जब राहुल का कैरेक्टर देखते हैं तो सूबेदार साहब से परमिशन लेना, छुट्टी मांगना, छुट्टी के लिए जो मुसीबतें आती हैं वो चीज़ें, मुझे लगा यार कि नियमों से बंधा हुआ इंसान, एक फ़ौजी की अगर हम बात करें, वो तमाम तरीके के जितने अनुशासन प्रशासन उसके अगल बगल चल रहा है, उन सब के बीच रहते हुए अपने जीवन में वो सारी चीज़ें उसको फॉलो करनी है। कितना मुश्किल रहता होगा सिपाही के लिए, एक सोल्जर के लिए, एक जवान के लिए, ये सारी चीज़ें मैनेज करना। मैंने इस किताब में लिखी है, अच्छा सवाल है। मैंने इस किताब में लिखा है कि एक सैनिक जो है देश के लिए कुर्बानी सिर्फ सरहद पर नहीं देता है, अपनी रोज़मर्रा के जीवन में देता है, छोटी छोटी चीज़ों में भी देता है जी। और धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। मतलब जो कुर्बानी सिविल के लोग देते ही नहीं हैं, वो कुर्बानी उसकी आदत बन जाती है, वो कुर्बानियाँ उसकी आदत बन जाती है। मैं ना अभी ऑफिस गया था छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टियों में। एक दिन मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने रास्ते में जाते हुए देखा जितने तमाम बड़े बड़े ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बाहर सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर खड़ा था। तो अक्सर जो व्यवस्था में होते हैं, प्रबंधन में होते हैं जो लोग, और जो इस तरीके की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज़ें आपके लिए देखते हैं, चाहे वो बॉर्डर सरहद की सिक्योरिटी हो या आपके संस्थानों की सिक्योरिटी, आपके घर की सिक्योरिटी हो, त्यौहार उनके लिए शायद मायने बदल गए त्यौहार के, या फिर उनको छुट्टी नहीं मिली। एग्जैक्टली मैं रिलेट कर पाता हूँ। फिर वो सरहद पे जो सैनिक है, सभी को छुट्टी चाहिए दिवाली में, सभी को, सब चाहते हैं कि हम अपने घरों में जाएं, होली में, रमज़ान के दिनों में, या फिर हम कहीं ईद में आएँ, या फिर गुरु पर्व में आए, सब चाहते हैं अपने परिवार के पास हम लोग रहें। लेकिन संभव नहीं है सभी को छुट्टी मिल जाए, और कब छुट्टी मिले ये भी नहीं पता। और ऐसे में उनको उसी माहौल को, अपना परिवार, अपने परिवेश, उसी को वो आत्मसात करके, उनको अपना बनाकर फिर वो
जीते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कुर्बानियाँ ना हम नोटिस नहीं कर पाते, जैसे हमने कहा ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसमें उजागर हुई हैं बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें। मैं समझता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्विसेज हम्म, की अपनी चुनौतियाँ होती हैं और उतने ही अवसर भी मिलते हैं वहाँ पे आपको आगे बढ़ने का, तो उनके अपने चैलेंजेस होते हैं जो बहुधा लोग नहीं समझ पाते। इसमें ना पॉजिटिविटी भी बहुत आती है इस कहानी में मुझे। हालांकि एंड की तरफ आप जाते हैं तो थोड़े से मायूस होने लग जाते हैं, या आपके तकलीफ होती है कि मन में कि एक कसक टीस सी चुभती रहती है कि यार ये क्या हो गया। लेकिन इसी में जब मैं ये पंक्ति पढ़ता हूँ कि एक जगह हारा इंसान कहीं तो जीतने की कोशिश ज़रूर करता है, इस ताकि लाइन को लाइफ, बहुत हाँ, लोगों ने पसंद किया है बहुत बहुत सराहनीय है सर। है ना। और होता है, मतलब कहीं ना कहीं तो आप जीतने की कोशिश जरूर करोगे। आप सक्सेस को और हार को कैसे देखते हैं? व्हाट इज़ फेलियर, व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू? मैं देखता हूँ कि एक हम दरअसल ना हम एक, अगर हमने किसी एक चीज़ को लक्ष्य बना लिया, अब हम अगर उसे अचीव कर लिया, पहुंच गए हम, तो हम सोचते हैं हम सफल हैं। हाँ, एक्चुअली वो पैमाना नहीं होता है। पैमाना ये होता है कि आप चलते हैं, आपने एक लक्ष्य बनाया, वो सिर्फ एक मील का पत्थर है, हो सकता है आप वहाँ ना पहुँचे और वहाँ से आप रास्ता भटक लिए हैं, लेकिन आपने चलना जारी रखा है तो आप कहीं और पहुँचेंगे। बिल्कुल। हो सकता है जहाँ आप पहुँचना चाहते थे उससे बेहतर जगह पहुँच गए, है ना। तो जिस चीज़ को आपने सक्सेस बना का पैमाना बनाया था, वो चीज़ तो अभी इरेलीवेंट हो चुकी है। आपने उससे कहीं अच्छी, कहीं और बेहतर चीज़ आपके नज़रिए से वहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। तो अब ये कहना कि आप सफल नहीं हुए हैं, ये गलत है। तो चलते रहना, मेहनत करना, सार्थक होना, सार्थक मेहनत करना, वो आवश्यक है। अच्छा, जब हम कोई मील का पत्थर पा लेते हैं, किसी चीज़ को हम अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं जिसकी हमें आकांक्षा रही है, क्या उसकी वैल्यू हमारे लिए कम हो जाती है? क्योंकि अक्सर लोग, जैसे हम छोटी छोटी खुशियाँ अगर सोचते हैं कि जैसे सपोज़ कीजिए मेरा चैनल है आज, अगर मैं जब पहला 1000 सब्सक्राइबर मैंने पूरा किया था, मुझे आज भी वो दिन याद है कि उस 1000 के लिए मैंने कितना वेट किया। सुबह शाम एक एक सब्सक्राइबर बढ़ते हुए मैं देखता था। लेकिन जब 1000 पहुँच जाते हैं ना, फिर आप जब उस पड़ाव पे आ जाते हैं, फिर आपको शायद लगता है कि 5000, लेकिन उस 1000 को सेलिब्रेट करना हम भूल जाते हैं। अक्सर लाइफ में भी यही हमारे साथ होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमें हासिल हो जाती हैं, हम उसका शुक्राना या शुक्राना तो चलिए करते हैं, लेकिन उसको हम सेलिब्रेट नहीं करते कि यार इसके लिए आपने इंतज़ार किया इतना, इसको सेलिब्रेट करके आगे बहुत बढ़िए। बहुत इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हो आशुतोष, और यही ज़रूरी है। हम खुशियाँ जो है ना किसी तिजोरी में और उसमें नहीं होती हैं। आप पानी पूरी वाले से ना एक्स्ट्रा पानी लेकर भी खुश हो सकते हैं। वाह वाह, नहीं सच में सच में। एंड रियल मैं बता रहा हूँ कि मतलब दुखी होने वाले, मतलब बहुत महंगे फ़ोन से भी सेल्फी लेते हुए दुखी होंगे, और कोई वही फीचर फ़ोन से भी फ़ोटो लेता हो, बड़ा 1.3 खुश रहेगा। मेगापिक्सल सोनी का छोटा कैमरा, वो जो तो वो कीपैड खुशियाँ में। आपके आपके अपने मेंटल स्टेट पर डिपेंड करती हैं। नहीं सर, ये जो पानी पूरी वाली बात है ना, नहीं सर, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ये मेरे लिए पढ़ें ऑन कैमरा, ये वाला जो पैराग्राफ है पूरा यहाँ, प्लीज़। हाँ, अंजलि को मूव ऑन करने के लिए बोलने में राहुल ने ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लिया था। वजह साफ थी, राहुल की नज़र में लड़का अच्छी पोस्ट पर है। अंजलि की शादी उससे होगी तो वो ज़्यादा सुखी संपन्न रहेगी। फिर उसकी ज़िंदगी का क्या भरोसा, दुश्मन की किस गोली पर उसका नाम लिखा हो। एक सैनिक के लिए देश पहले, बाकी सब बाद में होता है। फिर वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार अपनी नहीं दूसरों की खुशियाँ पहले प्रेफर करता है। राहुल का प्यार सच्चा था, सूफियाना था। राहुल ने आज तक सिर्फ और सिर्फ अंजलि को ही चाहा था। रास्ते से अलग होने का मतलब ये नहीं कि प्यार ख़त्म हो जाता है। आपने कहीं पूछा था ना, सक्सेस, राइजिंग इन लव, फेलियर इन लव, वही मैंने कहा कि रास्ते से अलग हो जाने का मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो जाता है।
शायद एक न्यू चैप्टर, एक न्यू पड़ाव। बिल्कुल, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को। कोई नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि एक एक करके मैं उठाऊंगा किताब। ये मुझे इस जल्दबाजी में नहीं था कि ये मुझे चाहिए, इस पे मैं बहुत तसल्ली से आपसे बात करूंगा, जैसे इस पे बात कर इसमें रहा हूँ। वो सिद्धार्थ वाला कैरेक्टर आपका होगा। नहीं, I can understand engineers। मैं करूंगा इस पे बात। उस पे मुझे काफ़ी कुछ ऐसा दिख रहा है ना, मैंने पढ़ा पहली कहानी के बाद, जब आप सच में पेपर बोट में भी जब आप घुसते हैं, मतलब आप देखिए ना, आप दिखा रहे हो जैसा हिमाचल प्रदेश में जो अभी हाल ही में आप देखो नेचर के बीच किस तरीके से लोग रह रहे हैं, क्या आपदाएं आ रही हैं, और कोई ऐसा राइटर है जिसको आप उसको आत्मसात करके लिख रहा है, साथ कहानियों में आपको वो दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, इस पर मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, आज हमने बात की है साइकिल की चेन, जो अमृतेश जी की पहली रचना है और बहुत ही शानदार रचना। आई रिकमेंड कि आप लोग ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें। और इसके बाद इनकी दूसरी है पेपर बोट, इसमें 10 कहानियों का संग्रह है ये, और ये एक से एक कहानियाँ, जिसमें से आई थिंक एक कहानी आपकी सर सेकंड हाँ, किंडल पेन टू पब्लिश जो कंपटीशन कंपटीशन में 2019 में इसे उसमें सेकंड बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला है। तो प्लीज़ पढ़ें। और इसी बीच सर आप थर्ड किताब का भी आप मुझे बता रहे थे कि तीसरी पुस्तक भी आने वाली है सर की। हाँ, मैंने जब 2020 में हिंदुओं को ये किताब भेजी थी साइकिल की चेन, इसके प्रकाशन के बाद जब उनसे बात हो रही थी, तो वो प्रकाशक कह रहे थे कि अमृतेश जी अंडमान पर कुछ भेजिए। हालांकि उन्होंने ये कहा 5 साल पहले, और फिर मैंने कहा यार बड़ा मुश्किल है अंडमान पर, लेकिन होता है ना कि मुश्किल कुछ नहीं होता, मन की अवस्था होती है, उससे आगे बढ़ना होता है। और मैं बढ़ा। जुलाई 2022 में मैं अंडमान से दिल्ली आ गया ट्रांसफ़र होकर, और अगस्त 2022 से मैंने अंडमान पर कहानी लिखी, और अगस्त 2025 में मैंने वो कहानी पूरी कर ली, और अब प्रकाशन से पहले की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर उसके लिए, और इस पुस्तक के लिए भी और इस पुस्तक के लिए भी। आज मैंने साइकिल की चेन पर आपसे बात किया, और मैं चाहूँगा हमारे दर्शक भी कमेंट में बताएं और इस वीडियो पे अपना प्यार दें। हालांकि इस तरीके से इस माहौल में पहली बार मैं कुछ वार्तालाप ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर के साथ। मैंने चाहा कि जीवन, जब आप पीछे चिड़ियों की कहानी आवाज़ सुनते हैं और पेड़ पौधे देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर्स की बात हम और अच्छे से स्टूडियो में ही बात इस तरीके से हम नहीं कर पाते शायद। बिल्कुल। और इस कहानी के आखिरी पेज में आपने देखा होगा कि अंजलि को सुला कौन रहा है? चांद और तारे, प्रकृति है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब कमेंट करके बताइएगा पेपर बोट, अगली हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे सर के साथ, और जब सर की तीसरी किताब आ जाएगी हम उसके बाद इसको पढ़कर फिर पुनः सर के साथ जुड़ेंगे। और सर आप कुछ अगर आखिरी में कहना चाहें हमारे दर्शकों को? ज़रूर। थैंक यू आशुतोष। थैंक यू सर। मैं कहना चाहूँगा कि ये किताब आप पढ़ें, समय निकाल कर पढ़ें। सिर्फ 125 पन्नों की किताब है। अगर आप हिंदी किताब ना पढ़ते हैं तो भी इसे पढ़ें, आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना किसी अन्य भाषा की किताब को पढ़ने में आता है। और ये ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रेम कहानी तो लगभग सबकी होती है, लेकिन सैनिकों की प्रेम कहानी थोड़ी हटकर होती है, और इसमें क्या हटकर है वो आप इसे पढ़ेंगे तो आप ज़रूर समझ पाएंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।